हेलो एवरीवन। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ गया था, इस वजह से रिकनेक्ट करना पड़ा हमें। प्लीज़ आ जाइए आप सब लोग। नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आई है। लिंक ये सब वो करना वेट कर रही हूँ मैं आप लोगों का कि मैं दोबारा अपना टॉपिक रख सकूँ। हेलो कृष्णवंती दी बोल रहे हैं गुड लुकिंग। थैंक यू सो मच दी, आप लोगों का आशीर्वाद है ये मेरे पे। प्लीज़ आप आ जाइए, दोबारा अपने आप को ज्वाइन कीजिए। हेलो गायत्री, कैसा है गायत्री वहाँ सब? एक्चुअल में नेटवर्क का इशू आया था थोड़ा सा, इस वजह से हमें थोड़ी प्रॉब्लम आई है। प्लीज़ अब ज्वाइन कीजिए दोबारा हमें, मैं टॉपिक अगेन अपना कर सकूँ कंटिन्यू। हेलो कुशांति, हाय हरलीन, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। हाँ जी गाइस, तो मेरा टॉपिक चल रहा था ओपन पोर्स पे, इन लार्ज पोर्स पे। तो मैं बात कर रही थी कॉस्मेटिक्स एंड सर्टेन फेशियल स्क्रब्स की। हम बात कर रहे थे कि हमें फेशियल्स में जो स्क्रब वगैरह लेते हैं या हम जो स्क्रब करते हैं, तो हमें उस चीज़ को बिना सोचे समझे यूज़ नहीं करना चाहिए। कोई भी स्क्रब, कोई भी एक्सफोलिएटर हमें उठा के नहीं लगाना चाहिए। जिस चीज़ की हमें नॉलेज नहीं है, हमें वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। अगर हमने कोई स्क्रब यूज़ करना है या हमने एक्सफोलिएटर को यूज़ करना है, तो हमें उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, उस प्रोडक्ट के बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर हम बिना सोचे समझे उस चीज़ को लगाएंगे तो क्या होगा कि वो हमारी इलास्टिसिटी की मैंने बात पहले की थी, तो वो चीज़ को रिड्यूस करेगा, हमारी इलास्टिसिटी को, हमारे कोलाजन को रिड्यूस कर देगा वो चीज़। सो ओपन पोर्स को क्रिएट करेगा, ये सब चीज़ें ओपन पोर्स को क्रिएट करेंगे। सो गाइस, ये मेरा टॉपिक क्लियर हो चुका था, इसलिए अगेन मैंने थोड़ा सा रिपीट किया है कि कोई भी फेशियल स्क्रब, सर्टेन स्क्रब जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, जिसके बारे में आपको पता नहीं है, मैं बात कर रही थी वहाँ पे ग्रैनुअल्स की। बहुत सारे स्क्रब्स, बहुत सारे एक्सफोलिएटर इस टाइप के हैं कि जिसमें ग्रैनुअल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्ट होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे। आपने देखा होगा कि वो हमें फील भी होते हैं। सम टाइम क्या होता है कि हमारी कोई भी ब्यूटिशियन जिससे हम स्क्रबिंग करवाते हैं या हम डीप क्लिनजिंग लेते हैं, तो हमें महसूस होते हैं। डिपेंड करता है कि अगर ग्रैनुअल्स हैं, प्रोडक्ट के अंदर ग्रैनुअल्स हैं, तो उसे हमें एक्टिव कैसे करना है। कई कई ग्रैनुअल्स जो हैं वो एक्टिव किससे होते हैं, स्टीम से होते हैं। हमें पहले उनको स्टीम दे के एक्टिव करना होता है और फिर फेस पे अप्लाई करना होता है। कुछ ग्रैनुअल्स बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं जो हमें महसूस नहीं होते। एक्सफोलिएटर तो है, कुछ लोगों को लगता है कि एक्सफोलिएटर है बट इसमें ग्रैनुअल तो है नहीं, ये स्क्रबिंग की तरह लग तो नहीं रहा,
बट बहुत सारे जो स्क्रब होते हैं, बहुत सारे जो एक्सफोलिएटर होते हैं गाइस, वो बहुत ज़्यादा हार्श होते हैं, और ऊपर से जब हम जहाँ से करवाते हैं या फिर हम खुद करते हैं, हमें नॉलेज ना होने की वजह से हम बहुत ज़्यादा प्रेशरली उसको कर लेते हैं, तो क्या होता है गाइस, हमारी स्किन डैमेज होती है, हार्म करती है वो चीज़ हमें। तो गाइस इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो, कोई भी फेशियल प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो या कोई भी एक्सफोलिएटर आप यूज़ कर रहे हो, कोई भी स्क्रब आप यूज़ कर रहे हो, तो आपको अपने अकॉर्डिंग स्किन उसकी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नेक्स्ट हम जो हमारे ओपन पोर्स का फैक्टर है वो है हार्मोनल प्रॉब्लम या हार्मोनल चेंजिंग। कई बार क्या होता है कि जब हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं, हार्मोन चेंज होने की वजह से वो ज़्यादा ऑयल इंक्रीज करते हैं, वो ज़्यादा ऑयल को प्रोड्यूस करते हैं, तो ये ओपन पोर्स जो हमारे जो पोर्स हैं वो इनलार्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं, इनलार्ज हो जाते हैं, क्योंकि स्किन हमारी पहले से ही ऑयली है। मैंने पहले भी बताया कि ओपन पोर्स हमें कहाँ शो होते हैं, ऑयली स्किन पे शो होते हैं। जब हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं तो ऑयल और ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, ऑयल और ज़्यादा सिक्रेशन हो जाती है ऑयल की। तो क्या होता है, हमारे उस टाइम पे, उस कंडीशन पे, उस सिचुएशन पे पोर्स जो इनलार्ज होने शुरू हो जाते हैं। तो कैसे होती है हमारे हार्मोन चेंज की प्रॉब्लम, कैसे आती है, हार्मोन चेंज में क्या होता है, ये फिर कभी हम पूरा टॉपिक लेके आएंगे आपके सामने। अब हम नेक्स्ट हमारे जो प्रोड्यूसिंग की बात करते हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग की, स्वेटिंग प्रोड्यूसिंग की, कि हमारे अंदर स्वेट, अगर हमें बहुत ज़्यादा स्वेट आता है तो गाइस आपको भी पता है, अगर हमारे पे स्वेट आया हुआ है, पसीना आया हुआ है, और ऊपर से डस्ट या डर्ट, धूल मिट्टी, वो पसीना क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो वहाँ क्या होता है, उस सिचुएशन में क्या होता है कि क्लॉग पोर्स होते हैं। जैसे ही हमारी स्किन ऑयली हुई, जैसे ही हमारा मॉइस्चर बाहर आया, जैसे ही हमारी स्वेटिंग आई, तो वो बाहर वेदर में जो धूल मिट्टी के कण है वो अपनी तरफ उसको खींचेगा। स्किन ऑयली है हमारी, ऑयली स्किन पहले ही अट्रैक्ट करती है धूल मिट्टी को, डर्ट को, डस्ट को, तो वो हमारे पोर्स के अंदर जाके फिक्स हो जाती है, पोर्स के अंदर जाके क्लॉग्ड हो जाती है। क्लॉग मतलब वो पिट्स जो धूल मिट्टी से भर जाते हैं, वो उनको हम क्लॉग्ड बोलते हैं, क्लॉग्ड पोर्स। ठीक है गाइस। तो क्या होता है कि इस सिचुएशन में जब हमें स्वेटिंग ज़्यादा आती है तो भी हमारी डस्ट डर्ट जो हमारी स्वेटिंग डस्ट डर्ट हमारा फेस जो है उसको अट्रैक्ट करता है। जब हमारा ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो भी वो उसको अट्रैक्ट करेगा, और क्लॉग्ड पोर्स की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। क्लॉग्ड पोर्स की जो कंसर्न वो आएगा ही आएगा। उन चीज़ों को आपने कैसे बचाना है, ये सब चीज़ों का आपने ध्यान करना है। उसके बाद कहा जाता है स्मोकिंग। अब हमारे भाई, क्योंकि स्मोकिंग तो ज़्यादातर लोग मेल ही करते हैं, तो मैं अब वहाँ बात करूँगी मेल्स के जो पोर्स ओपन के होते हैं। उनका रीज़न एक ये भी होता है कि वो लॉट ऑफ स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग ज़्यादा होती है। तो क्या होता है, स्मोकिंग करने से अनहेल्दी होती है स्किन हमारी, और क्या होता है कि जो केमिकल के रेजिड्यू हैं वो पोर्स को क्लॉग्ड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो जो रेजिड्यू, जो केमिकल के रेजिड्यू जो हम क्या कहते हैं, स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग में जो केमिकल के रेजिड्यू होते हैं वो हमारी स्किन को अनहेल्दी बनाते हैं, और प्लस में पोर्स को क्लॉग्ड करते हैं। क्योंकि रेजिड्यू है वो केमिकल है, तो केमिकल हमारी स्किन को वैसे ही आपको पता है कि हार्श करेगा, जरूर कहीं ना कहीं वहाँ प्रॉब्लम आएगी। तो एक रीज़न हमारा क्या है, ये भी है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो आती है वो है इम्प्रॉपर डाइट। जब हम अपनी डाइट प्रॉपर नहीं लेते, डाइट प्रॉपर का मतलब ये नहीं है कि आप सारा दिन हेल्दी मतलब फ्रूट लेते हो, ये खाते रहो, वो खाते रहो। मेरा कहने का मतलब ये है, इम्प्रॉपर डाइट का मतलब है कि ऐसा फूड जो ऑयल को रिड्यूस करता है, ऑयल को प्रोड्यूस करता है, ऐसा फूड हमें कम खाना चाहिए। ऑयल की सिक्रेशन जिसमें ज़्यादा होती है ऐसा फूड हमें नहीं लेना चाहिए। कहने का मतलब मेरा जंक फूड, फास्ट फूड, तली हुई चीज़ें, डेयरी प्रोडक्ट, अगर हमारी स्किन ऑयली है तो हमें इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए।
ठीक है गाइस, तो ये सब चीज़ें हमारी क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पोर्स को इनलार्ज करने में कहीं ना कहीं कोई ना कोई इफेक्ट देती हैं, जिनकी वजह से हमारे पोर्स इनलार्ज होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हाउ टू रिड ऑफ ओपन पोर्स, कि ओपन पोर्स से हम अपना पीछा कैसे छुड़वा सकते हैं, यह ओपन पोर्स को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो गाइज इन चीज़ों के लिए भी हमें थोड़े से होम रेमेडीज़ हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, जिनकी वजह से हम अपने आपके ओपन पोर्स को या लार्ज पोर्स को थोड़ा श्रिंक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अब मैं आपसे शेयर करूँगी। तो जैसे हम अपना ओपन पोर्स अगर है, पोर्स अगर इनलार्ज है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, होम रेमेडीज़ में हम क्या यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले जैसे आप लोगों को सबको पता है एलोवेरा। एलोवेरा अगर फ्रेश एलोवेरा हम यूज़ करते हैं या हम एलोवेरा जेल यूज़ करते हैं, तो गाइस अगर हम फ्रेश एलोवेरा यूज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या होता है, एलोवेरा एक एंटीबैक्टीरियल भी है, स्किन को टाइट भी करती है, स्किन को क्लीन करने में भी हेल्प करती है, प्लस ये हमें हमारी स्किन को हाइड्रेट भी करती है। कौन पर्सन है जो मोबाइल नंबर पूछ रहा है? बोले नंबर पिन कर दो अपना। गाइस आप एक बार मेरे को देख लीजिए, आप पहले बात सुन लीजिए, नंबर पिन कर देते हैं, आपको नंबर मिल जाएगा। बट बिना मतलब कि आप मेरे को कॉल मत कीजिएगा। मैंने देखा है कि जब से मैं लाइव आ रही हूँ तो मेरे को कॉल कुछ फालतू लोग कर रहे हैं। अच्छे से जवाब देना फिर मुझे भी आता है गाइस, मतलब से कॉल कीजिए अगर है तो। आई थिंक मुझे ये पर्सन जो ज्वाइन अभी हुआ है ना, बलजीत, ये मुझे वैसे भी फेक लग रहा है। अगर मिस्टर या मिस कोई भी है ना, अगर आप फालतू हो तो प्लीज़ अभी से रिमूव कर जाओ, ज़्यादा बेटर होगा। फिर मैं 4 सुनाऊंगी तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। टॉपिक पे अगर आपने बात करनी है तो नंबर पिन में आप बात कर सकते हो। हाइड लोगों को मैं पसंद नहीं करती, फेक आईडीज को मैं पसंद नहीं करती बिल्कुल भी। तो गाइस मैं बात कर रही थी एलोवेरा की, एलोवेरा जेल की। अब इन सब चीज़ों के साथ साथ मेरा एक टॉपिक बीच में रहा था, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरा आज का टॉपिक है ओपन पोर्स पे, पिट्स पे, सेकेंडली एलोवेरा पे, एंड थर्डली थोड़ा सा मेकअप पे, कि मेकअप के लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर कैसे करना है। ठीक है, तो मैं वही बात कर रही हूँ। एलोवेरा का टॉपिक आता है तो मैं एलोवेरा का टॉपिक साथ साथ अभी क्लियर कर देना चाहूँगी यहाँ पे, कि मुझे अगेन उसको रिपीट ना करना पड़े। जब यहाँ बात आती है कि हम अपना ओपन पोर्स से पीछा कैसे छुड़ा सकते हैं, इनलार्ज पोर्स से अपना पीछा कैसे छुड़ा सकते हैं, कुछ होम रेमेडीज हैं, बहुत सारी हैं होम रेमेडीज, बट गाइस कुछ एक जो मुझे पसंद है, जो अच्छी हैं और रियली इफेक्टिव भी है, मैं सिर्फ उन्हीं की बात करूंगी। बट गाइस फिर भी मैं आपको ये बात कहना चाहूंगी कि अगर आप होम रेमेडीज भी यूज कर रहे हो तो होम रेमेडीज भी आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही यूज कीजिए। कुछ होम रेमेडीज हैं जो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग नहीं रहती हैं और वो आपको सूट नहीं करती हैं, तो आप उस पर भी आपको ध्यान रखना होगा। इसीलिए मैं बात करती हूँ बार बार कि आपको अपनी स्किन की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो गाइस पहले आपको अपनी स्किन की टोन, स्किन टेक्सचर, आपका कंसर्न क्या है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ज़्यादा नहीं तो कम से कम अपनी स्किन के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको नहीं है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हमें किसी ना किसी की सलाह लेना जरूरी है, तो गाइस बेफिक्र बेझिझक आप मेरे से बात कर सकते हैं। आपको लगता है आप कोई भी क्वेश्चन वैसे कीजिए, मैं आपको आपकी स्किन के बारे में बताऊंगी कि आपकी स्किन किस टाइप की है। कुछ कॉस्टिंग से ही, मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप मेरे पास विजिट कीजिए तो आप तो पता चल पाएगा, लेकिन कंसल्टेशन से, डायग्नोसिस वगैरह से हम सब पता कर सकते हैं, हमें पता चल जाता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि डिहाइड्रेशन हम कैसे पता कर सकते हैं, वो हमें पता चल जाती है गाइस। हमें हमारे स्किन हमें बता देती है कि हमारे अंदर किस चीज़ का कंसर्न है। तो वो चीज़ों का थोड़ा सा गाइस अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्किन टोन क्या है, आपका स्किन टेक्सचर क्या है, आपके कंसर्न क्या है, कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है और आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। एक तो बिना सोचे समझे गाइस, बार बार मैं ये बात बोल रही हूँ कि बिना सोचे समझे कोई भी प्रोडक्ट मत यूज कीजिए। सबसे पहले आप इंग्रेडिएंट देखिए कि उसके अंदर क्या है, कौन सा इंग्रेडिएंट
क्या वर्क कर रहा है, ये चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप प्रोडक्ट को यूज़ कीजिए। अगर कोई एक बंदा प्रोडक्ट को लगा रहा है, उसको बेनिफिट मिल रहा है, उसको इफेक्ट दिख रहा है उस चीज़ का, तो उसके पीछे लग के आप उसके पीछे जाके आप अपना प्रोडक्ट चेंज करके उस वाला प्रोडक्ट मत यूज़ कीजिए गाइस, क्योंकि सभी का स्किन टोन, सभी का स्किन टेक्सचर, सभी का स्किन कंसर्न अलग अलग होता है, तो आप ऐसे मत यूज़ कीजिए। अब मेरा टॉपिक मेन जो चल रहा था, मैं बात कर रही थी एलोवेरा की, एलोवेरा जेल की, या एलोवेरा मीन्स एक फ्रेश एलोवेरा। बहुत सारे लोग हैं जिनको शौक है अपने घर में बागवानी, छोटे छोटे पौधे लगाने का या कुछ, उनमें से एक हमारे पास एक छोटा सा पौधा है एलोवेरा का। गाइस लॉट ऑफ एलोवेरा, बहुत सारी एलोवेरा। यहाँ मैं एलोवेरा का जो पर्सनली हिस्ट्री ऑफ एलोवेरा का टॉपिक लेके आई थी, मैं उसको साथ साथ ही क्लियर कर देना चाहूंगी, साथ साथ ही उसको क्लियर करूंगी, अगेन उसको रिपीट करने या अलग से उसको रिपीट नहीं करूंगी। तो अब मैं बता रही हूँ आपको कि एलोवेरा की हिस्ट्री जो है आज से 5000 साल पुरानी है। एलोवेरा कोई नई चीज नहीं है। एलोवेरा के पौधे उगाना या एलोवेरा को फ्रेशली यूज करना, पत्ता तोड़ा, जेल निकाली और उसको यूज किया, ये कोई आज की बात नहीं है। बहुत सदियों से, बहुत पुराने टाइम से, बाइबल के टाइम में, वेदों में इस चीज का जिक्र आता है। इवन देन मिस्र की जो महारानी थी क्लियोपेट्रा, अपने ब्यूटी के अंदर उसको यूज किया करती थी गाइस। जो एलोवेरा हम यूज करते हैं, हम अपने घर में पौधा उगाते हैं, उगा के और उसको तोड़ के हम यूज करना स्टार्ट कर लेते हैं, उसी एलोवेरा की मैं बात कर रही हूँ। तो गाइस उसको भी आपने थोड़ा सा ध्यान से यूज करना है। बहुत सारे एलोवेरा हैं, ये एलोवेरा ये नहीं है कि आप एक ही एलोवेरा है हमारे पास कि हम यूज कर रहे हैं, बहुत सारी इसकी प्रजातियां हैं, बहुत सारे एलोवेरा हैं, जो लगभग 300 से 400 प्रजातियां हैं जो एलोवेरा की हैं। लेकिन गाइस सिर्फ पहली 5 प्रजातियां हैं जो हमारी मेडिसिन्स में और जो हमारी स्किन के लिए यूज होती हैं। लेकिन हम अगर बात करें कि 300 टाइप की एलोवेरा है या 400 टाइप की एलोवेरा है, तो हम कोई भी एलोवेरा को उगाया, कोई भी एलोवेरा को उठाया, तोड़ा और अपने स्किन पे यूज करना स्टार्ट कर दिया। गाइस ऐसा भी नहीं है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नॉर्मल बात है ये, थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो मैं बात कर रही थी एलोवेरा की हिस्ट्री की, बहुत पुराना है ये, 5000 साल पुरानी एलोवेरा है, जो राजे महाराजे भी अपनी ब्यूटी के लिए यूज किया करते थे। मिस्र की महारानी क्लियोपेट्रा, अब देखो एक महारानी थी वो, क्लियोपेट्रा जिसका नाम था, वो भी अपनी ब्यूटी के लिए एलोवेरा को यूज किया करती थी। गाइस एलोवेरा एक बहुत अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, एंटीबायोटिक प्रोडक्ट है, हीलिंग का प्रोडक्ट है, हाइड्रेशन का प्रोडक्ट है, इसमें क्लिनजिंग है। मान लो कि गाइस मैं आपको एक अपना छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। हम ब्यूटिशियंस हैं या हम डर्माटोलॉजिस्ट हैं, हम अपना प्रोडक्ट यूज करते हैं। मैं चाहूंगी कि बुलिन हमारा एलोसूट दिखाया जाए, तो मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेश एलोवेरा तो हम भी यूज नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ क्या होता है कि एक जो हर्बल प्रोडक्ट होता है, इस टॉपिक में हम बाद में बात करेंगे। ये चीज भी मैं आपके सामने लेके आऊंगी। कई लोगों को होता है कि ये यार इसमें SLS तो नहीं है, इसमें केमिकल तो नहीं है इस प्रोडक्ट में, क्या ये प्रोडक्ट हर्बल है? हर्बल पे भी मैं आपसे एक दिन स्पेशली बात करूंगी कि हर्बल प्रोडक्ट क्या होते हैं। तो गाइस थोड़ी सी आपको नॉलेज होगी कि हर्बल का मीन होता है ओरिजिनल प्रोडक्ट। मीन्स पपाया ही ले लो, पपाया की फेशियल किट मार्केट में आ रही है, तो क्या गाइस लोग बोलते हैं कि नहीं जी ये तो हर्बल प्रोडक्ट है, ये हर्बल है। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहूंगी कि क्या अब एक एप्पल है, ठीक है, एक एप्पल को ओरिजिनल वे में जो फ्रूट हम खा रहे हैं वो है हर्बल, एक्चुअल में वो हमारे सामने है, वो हर्बल है, ठीक है। एक प्रोडक्ट, एक फ्रूट जो ओरिजिनल में हमारे पास है, हमने तोड़ा या हमने मार्केट से खरीदा और वो लाके हमने अपने पास रखी है, वो चीज है हर्बल, वो चीज है हर्बल, ठीक है। लेकिन गाइस वो आप सोचो कि वो कितने टाइम तक रह सकता है? वो ज्यादा टाइम तक नहीं रह सकता, उसका भी कुछ टाइम लिमिट होती है। वो 2 दिन रहेगा, 3 दिन रहेगा, हद से ज्यादा वो 5 दिन रहेगा, उसके बाद वो सड़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हम एक पपाया ही ले लो, मैं पपाया के फेशियल की बात कर रही हूँ, तो मैं एक पपाया ही ले लेना चाहती हूँ,
कि मार्केट से हमने पपाया खरीदा, आप उसको रख के देखो गाइस, आपको पता चल जाएगा कि वो कितने टाइम तक रहता है। वो पपाया आपके पास हर्बल है, ठीक है, आप रख सकते हो, ज्यादा से ज्यादा आपके पास 5 दिन 6 दिन रहेगा, उसके बाद वो सड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या गाइस लोग बोलते हैं कि पपाया एक हर्बल प्रोडक्ट है, मैं तो वही यूज करती हूँ जी। तो गाइस वो बना हुआ किससे है? पपाया से बना हुआ है। पपाया एक हर्बल प्रोडक्ट है, लोग बोलते हैं कि हर्बल फेशियल है, मैं हर्बल फेशियल यूज कर रही हूँ। तो गाइस वो कितने टाइम तक चलेगा? आप सोचो कि एक 1 पैकेट में प्रोडक्ट कितने टाइम तक चलता है। हम वहां हर्बल की बात नहीं कर सकते। प्रोडक्ट होता है हर्बल एंजाइम प्रोडक्ट। जब हम किसी प्रोडक्ट को, एक हर्बल प्रोडक्ट को एंजाइम डालकर लॉन्ग लास्टिंग करते हैं, एक लंबे समय के लिए क्योर करते हैं, वो होता है हर्बल एंजाइम प्रोडक्ट। हर्बल एंजाइम इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट मतलब उसके अंदर जो एंजाइम डला हुआ है वो चीज है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारे ब्रांड्स मार्केट में आते हैं जिसमें SLS है, जिसमें केमिकल्स है, जिसमें पैराबिन है बहुत सारे हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं है। बट अगर हम बात करें हर्बल की, तो हमें हर्बल की भी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है गाइस। ध्यान रखना चाहिए इन सब चीज़ों का कि हम डायरेक्टली किसी को हर्बल नहीं बोल सकते। हर्बल एंजाइम इंग्रेडिएंट हम उसको जरूर बोल सकते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट, अब मैं थोड़ा सा अगेन अपने शरल्स पे आती हूँ। तो हमारा प्रोडक्ट, अगर हम, कुछ लोग मेरे से फ़ोन करके पूछते हैं कि मैडम आपके प्रोडक्ट में कहीं SLS तो नहीं है, पैराबिन तो नहीं है, पैराबिन फ्री है ना, तो बताइए कैसे है वो पैराबिन फ्री है। तो हम बात करते हैं कि हमारे जो शरल्स के अंदर है, जो इंग्रेडिएंट है, जो हमारा शरल्स का प्रोडक्ट बना हुआ है, वो प्रोडक्ट हमारा सारे ही फॉरेन कंट्री के फ्लावर्स हैं जिनका जूस है इसके अंदर। प्लस अब आप बोलो कि एक जूस को आप कितना टाइम तक रख लोगे, कितने टाइम तक वो रहेगा? तो उसको लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए, उसको 3 ईयर तक चलाने के लिए क्या होता है कि उसमें हर्बल एंजाइम इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं, ताकि उसको थोड़ा सा टाइम तक हम रख सकें, यूज कर सकें, लॉन्ग टाइम तक उसको चला सकें। तो ये मेरा टॉपिक थोड़ा हटके था, कभी फिर बात करेंगे इस टॉपिक पे। तो अभी मैं बात कर रही थी एलोवेरा की, उधर से मेरा टॉपिक उधर भी था, पेट्स की मैं बात कर रही थी। तो वहाँ हमें एलोवेरा कैसे यूज करना चाहिए उस चीज के बारे में मैं दोनों को मिक्स करके बात कर रही हूँ, कि आपको एलोवेरा के बारे में भी बता रही हूँ। और सबसे पहली बात देखिएगा, इसमें आपको ये चीज बता रही हूँ, हमारे पास ये चीज है एलो सूट। शरल्स में एलो सूट्स है जो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। जैसे कि एक डॉक्टर के पास एक एलर्जी का प्रोडक्ट होता है ना, कोई भी मेडिसिन, एक क्या होता है, डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर के बैग में या डॉक्टर के पास एक ऐसा प्रोडक्ट जो एलर्जेटिक होता है, एलर्जी अगर किसी को हो गई तो वो फटाफट उसका इंजेक्शन निकाल के लगाएगा और देन उसको एकदम से आराम मिल जाएगा। सेम एज जब हम काम करते हैं तो हम इसके बिना काम नहीं करते। ये एलोवेरा ही है, ये एलो सूट है जिसमें प्रोडक्ट डाला हुआ है, प्लस में एंजाइम डाले हुए हैं, इंग्रेडिएंट उस एलोवेरा के डाले हुए हैं। तो ये हीलिंग करता है, हाइड्रेटिंग करता है। किसी भी टाइप की कोई भी एलर्जी हो जाती है तो हम फट से इसको यूज करते हैं, ये 2 मिनट के अंदर अपना सूदिंग कर देते हैं, 2 मिनट के अंदर आराम दे देगा, 2 मिनट के अंदर हीलिंग कर देगा। तो गाइस मैं ये इस चीज की तभी बात करती थी, ये चीज आपको तभी दिखा रही थी कि इसके बिना हम अधूरे हैं। जैसे एक डॉक्टर अपने पास वो एलर्जी का इंजेक्शन या एलर्जी की टेबलेट लेके चलता है, वैसे ही हम लोग, हम डर्मेटोलॉजिस्ट, हम ये इस चीज को साथ लेके चलते हैं। अगर हमारे पास, हमारे सैलून्स में या हमारे इंस्टीट्यूट में इस चीज की कमी आ जाती है तो हम काम करना उस टाइम के लिए बंद कर देते हैं, बिकॉज ऑफ कि अगर कोई प्रॉब्लम खड़ी हो गई या किसी को कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम इसके बिना नहीं चल पाते, हम इसके बिना नहीं चल सकेंगे। सो हमें ये साथ लेके चलना पड़ता है, हम साथ रख के चलते हैं इसको, ठीक है। तो अब मैं बात कर रही थी गाइस एलोवेरा की। मैंने अभी आपको बताया कि ये 5000 साल पुराना है। महारानी क्लियोपेट्रा भी अपनी ब्यूटी के लिए इसको यूज करती थी। इवन देन कि आपको क्या बताऊं, इवन देन यहाँ तक कि क्या बोलते हैं, वो अपने ब्यूटी में ही इसका प्रयोग करती थी, ब्यूटी में इसको लगाती थी। इवन देन बाइबल में, वेदों में भी इसका मतलब यूज का कुछ जिक्र आया है। यहाँ तक कि क्लियोपेट्रा से लेकर महात्मा गांधी तक ने भी इनका यूज किया हुआ है, जहाँ तक सुनने में आया है।
तो मैं आपको बता रही थी कि इसकी 300 से 400 प्रजातियां हैं। 300 से 400 प्रजातियों में से सिर्फ और सिर्फ गाइस 5 प्रजातियां ऐसी हैं जो हमारी मेडिसिन में यूज होती हैं या फिर हमारी स्किन के लिए यूज होती हैं। तो स्किन के लिए कौन सी यूज होती है उसकी भी डिटेल में आपको बताती हूँ। तो मैं बात करती हूँ यहाँ पे एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको और बताती हूँ। महाराजा एक योद्धा हुए हमारे सिकंदर, उन्होंने क्या किया था, मिस्र में एक टापू था, एक द्वीप था, उस द्वीप को जीतने के लिए उन्होंने युद्ध तक किया। अब आप सोचोगे कि मैम ये बात क्यों कर रही है, क्योंकि उस द्वीप को जीतने के लिए उन्होंने युद्ध इसलिए किया था कि उस द्वीप पे, उस टापू पे एलोवेरा थे। अब वो आप सोचो कि तब के टाइम में महाराजा महारानियां एलोवेरा के लिए कितने दीवाने थे, कितने पागल थे, कितना अच्छा यूज था, कितना अच्छा रिजल्ट होता होगा, तब से लेके आज तक चला आ रहा है। लेकिन उन लोगों के लिए है जो लोग इनको जानते हैं या जिनको इनकी नॉलेज है। अब बात करते हैं हम अपने रूटीन के लेवल में। रूटीन के लेवल में हम कोई भी पौधा एलोवेरा का उठा के ले आते हैं, लगा लेते हैं और फिर क्या करते हैं कि उसका उठा के फटाफट से हम रूटीन में पत्ता तोड़ते हैं, जेल निकालते हैं और यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी ठीक नहीं है। आपको पहले पहचान होनी चाहिए कि कौन सा एलोवेरा हमारी स्किन के लिए सुटेबल है। मैंने आपको प्रजातियां बताई हैं 300 से लेके 400 प्रजातियां, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 5 प्रजातियां ऐसी हैं जो एलोवेरा हमारी स्किन के लिए और मेडिसिन के लिए यूज होता है। मेडिसिन के लिए सिर्फ 5 प्रजातियां हैं जो यूज हो रही हैं। बाकी जो एलोवेरा है वो सारी जहरीली है, कंटीली है, उनके अंदर पॉइजन है, जहर भी है। तो हम हर चीज के लिए हर जगह पे कोई भी एलोवेरा हम यूज नहीं कर सकते। ये साइंटिस्ट हैं या फिर जो मेडिसिन बनाते हैं जिनको नॉलेज है वही इनकी पहचान कर पाते हैं, वही जान पाते हैं कि कौन सी एलोवेरा हमें कहाँ यूज करनी है। तो गाइस अब उन 5 प्रजातियों में से सिर्फ और सिर्फ एक प्रजाति ऐसी है जो हमारी स्किन के लिए यूज होती है और उसका नाम क्या है, वो इकलौती प्रजाति है बेचारी हमारी बारबाडेंसिस मिलर। आपको जनरल नॉलेज के लिए भी इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, वो है बारबाडेंसिस मिलर। सिर्फ एक प्रजाति है, इसकी पहचान करना कोई मुश्किल नहीं है। अब आप सोचोगे कि ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई, अब हम क्या करें। आम है ये, आज से बहुत पहले ये सिर्फ कह लो कि उन एरिया में होती थी, मिस्र में हुआ करती थी, हमारे यहाँ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। 17वीं शताब्दी के अंदर हमारे इंडिया में, चीन में, पाकिस्तान में भी इसका उत्पादन होना शुरू हो गया। इसकी उत्पत्ति क्या थी कि मिस्र में हुई थी, ड्राई एरिया में था जहां ये पैदा होता था। ये 300-400 प्रजातियां वहीं होती थी, इंडिया में नहीं थी। बट 17वीं शताब्दी के अंदर क्या हुआ, 17वीं शताब्दी में धीरे धीरे चाइना में, चीन में, पाकिस्तान में, भारत में और इधर ये सब कंट्रीज में इसका उत्पादन होना शुरू हो गया। अब ये आम बात है, अगर हम कहें कि नहीं ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल बात है। मैं आपको बताती हूँ कि आपको पहचान कैसे करनी है, इस चीज की आपको पहचान कैसे करनी है वो चीज मैं आपको बताती हूँ। बारबाडेंसिस मिलर आपको कैसे पहचाननी है। आप घर में कोई भी पौधा लगाते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पौधे जो है ग्रो कब करते हैं, ये फूल कब देते हैं, बसंत में, गर्मियों के टाइम में बसंत में ये फूल देते हैं, तब हम इसकी पहचान कर सकते हैं। अगर हमारे घर में पौधा लगा हुआ है, अगर हमने अपना इस चीज का पौधा लगाया हुआ, इसको क्या कहते हैं हिंदी में या अदर लैंग्वेज में हम धृत कुमारी भी बोलते हैं, कोई लोग कुवार गंदल भी बोलते हैं। तो टेक्निकल लैंग्वेज में हम जहाँ यूज करते हैं तो हम बोलते हैं एलोवेरा बोलते हैं, इसको सब लोग एलोवेरा बोलते हैं। तो उस चीज की पहचान कैसे करनी है हमें। हमारे घर में पौधे बड़े सारे लगे हुए हैं, मान लो किसी ने 4 पौधे लगाए हुए हैं, किसी ने 5 पौधे लगाए हुए, किसी पे पीले रंग के फूल आ रहे हैं, किसी पे रेड कलर के फूल आ रहे हैं। तो हमें कैसे पहचान करनी है कि हमें स्किन के लिए कौन सी एलोवेरा यूज करें, क्योंकि उसके ऊपर उसके पत्ते पे बारबाडेंसिस मिलर तो लिखा नहीं हुआ। अब हमें सिर्फ उसकी पहचान करनी है, तो वो पहचान आपको कैसे करनी है गाइस, वो मैं बताती हूँ आपको। अगर आपके घर में पौधा लगा हुआ तो सबसे पहले वो पौधा फूल कब देगा, वो पौधा फूल देगा आपको बसंत के टाइम पे, गर्मियों के सीजन में, ठीक है। तो उस पौधे को अब आपने कैसे पहचाना है, उसमें पहले तो व्हाइट पैचेस होते हैं, उसकी पत्तियों पे व्हाइट पैचेस होते हैं, उस पैचेस से भी पहचान आती है। अगर उस पैचेस से पौधे की एज का भी पता चलता है कि ये पौधा अभी न्यू है या पौधा काफी एज से चल रहा है, क्योंकि उस पे पैचेस आने धीरे धीरे उस पे पैचेस आने स्टार्ट होते हैं। तो उससे पता चलता है कि इसकी एज क्या है और ये बारबाडेंसिस मिलर ही है।
सेकेंडली सबसे बड़ी चीज, अगर आपको पैचेस से नहीं पहचान आती तो आप उसके फूल को देख के जज कर सकते हो। हर प्रजाति के अलग कलर के फूल आते हैं। तो जो हमारी इकलौती प्रजाति है बार्बाडेंसिस मिलर, वो प्रजाति में फूल कौन से आते हैं गाइस? वो हमारे पीले रंग के फूल आते हैं। जहाँ पे पीले रंग के फूल आ रहे हैं तो समझो कि वो आपकी स्किन के यूजेबल है, आप उसको यूज कर सकते हो। तो ये था मेरा, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के साथ साथ मैंने आपको एलोवेरा का सारा जो हिस्ट्री है वो क्लियर करी है, कैसे उसकी पहचान करनी है, कैसे उसका यूज़ करना है। ये नहीं कि आपने कोई भी एलोवेरा उगाया उठा के और आपने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, गाइस मत कीजिए ऐसा। वो कहीं ना कहीं आपको हार्श भी कर सकता है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट भी कर सकता है। तो अब मैं बात कर रही थी, ये अब मैं बात कर रही थी कि एलोवेरा की, मैं अभी बात कर रही थी कि हमें एलोवेरा जेल या तो हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली मीन्स फ्रेश यूज़ कर सकते हैं। स्किन को हाइड्रेट करती है, स्किन को क्लीन करती है, एंटीबैक्टीरियल है। तो इस चीज़ का हम बड़े अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, बट पहचान करके उसका यूज़ हमें कैसे करना है। अगर हम फ्रेश एलोवेरा लेते हैं, फ्रेश एलोवेरा लेंगे तो क्या करना है? फ्रेश एलोवेरा हमें थोड़ी सी लेनी है, अगर जेल है तो जेल को थोड़ा सा लेना है। उसको अपने जहाँ पे अपने आपके ओपन पोर्स हैं, जहाँ पे पोर्स इन लार्ज है, आपको लगता है कि बहुत सारे पोर्स हैं, आपको वहाँ पे जेंट लेना है, उसको थोड़ा सा अप्लाई करना है और जेंटली आपको उसकी मसाज करनी है सर्कुलर मोशन में, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। ठीक है गाइस, उसको क्या करना है? आपने सिर्फ और सिर्फ जेंटली आपको मसाज करनी है कुछ टाइम के लिए। जेंटली मसाज करने के बाद आपको उसको सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए लीव करना है, 10 मिनट के लिए रखना है। ये नहीं कि आपने मसाज की। समटाइम कई लोगों को मैंने देखा है वो क्या करते हैं कि पत्ता तोड़ा, जेल निकाली या एलोवेरा जेल लिया, उसको मतलब उसको मसाज किया, अपने फेस पे अप्लाई किया और होल नाइट छोड़ दिया उसको। होल नाइट छोड़ने के बाद आप मॉर्निंग में उसको वॉश करते हो और डायरेक्टली आप वॉश आउट करते हो, वो चीज़ भी गलत है। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जेल लेनी है, जेंटली मसाज करनी है, अप्लाई करना है, जेंटली मसाज करनी है, सर्कुलर मोशन में करनी है, एंटी क्लॉकवाइज लेनी है, क्लॉकवाइज लेनी है, एंड 10 मिनट के लिए आपको उसको लीव आउट करना है। 10 मिनट के लिए सिर्फ छोड़ना है अपने फेस पे और उसके बाद आपको क्या करना है कि उसको आपने रिंस आउट करना है, रिंस करना है। गाइस रिंस और वॉश में फ़र्क है, वो भी क्या फ़र्क है मैं बता देती हूँ। रिंस का मतलब है नॉर्मल वाटर से आपको खाली वॉश करना, और वॉश आउट का मतलब है कोई भी फेस वॉश लगा के, कोई भी साबुन लगा के उसको धो देना। तो आप वॉश आउट मत कीजिए, उसको सिर्फ और सिर्फ रिंस करना है। सिर्फ 10 मिनट के लिए ही रखना है, पूरी रात लगा के आपको नहीं सोना है। उसके बाद बात करते हैं एग की। एग भी हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा एलिमेंट्स है, बहुत बढ़िया होम रेमेडीज है एग। जो लोग एग यूज़ करते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो नहीं करते उनको मैं नहीं फोर्स कर रही, उनकी मैं बात नहीं कर रही, वो प्लीज़ इस पर ध्यान ना दें। तो मैं बात कर रही हूँ एग की। एग को भी आपने बड़े ध्यान से यूज़ करना है। हमें एग का वाइट पार्ट ही लेना है, सिर्फ वाइट पार्ट आपने एग का लिया। ये सबसे पहले ये इसका मैं आपको बता दूं कि इसका बेनिफिट हमें क्या होगा। एक, स्किन को हमारी को टाइट करेगा। दूसरा, ये हमारी इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है। इलास्टिसिटी के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया था। ये हमारी इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है। जो स्ट्रेचेबिलिटी है हमारी, उसको इम्प्रूव करता है। तो हमें क्या करना है? एग का हमें वाइट पार्ट लेना है, हमें एग का वाइट पार्ट लेना है। सबसे बड़ी बात, सिर्फ और सिर्फ इसको एग को हमें अकेला यूज नहीं करना, ये ध्यान देना है। एग का वाइट पार्ट लेना है, पूरा एग ले लेना, उसका वाइट पार्ट निकालना है। हमें क्या करना है? 2 टेबलस्पून उसके साथ साथ ओटमील पाउडर लेना है। 2 टेबलस्पून ओटमील लेना है, उसका पाउडर ले लेना है। 2 टेबलस्पून हमें क्या करना है? लेमन जूस। वो आप लेमन जूस पैकिंग वाला भी ले सकते हो, या फिर आपने फ्रेश जूस निकालना है तो वो भी ले सकते हो। आपको टेबलस्पून 2 यूज़ करने हैं। एक वाइट एग का पार्ट लेना है, 2 टेबलस्पून आपको ओटमील लेना है, 2 टेबलस्पून आपको लेमन जूस लेना है। ठीक है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको क्या करना है? इसको अपने फेस पे एज ए मास्क अप्लाई करना है।
ठीक है गाइस, एज ए मास्क आपको अप्लाई करना है। मास्क की तरह आपको अप्लाई करके उसको, पहले मैंने बताया था आपको 10 मिनट के लिए छोड़ना है, अब मैं बता रही हूँ एग का आपको कितने टाइम के लिए छोड़ना है, आपको आधे घंटे के लिए छोड़ना है, 30 मिनट्स के लिए आपको छोड़ना है। आपने फिर रिपीट कर देती हूँ, एग का वाइट पार्ट, 2 टेबलस्पून आपको ओटमील, 2 टेबलस्पून आपको लेमन जूस लेना है, अच्छे से मिक्सिंग करनी है, मास्क बना लेना है, पैक बना लेना है। उसको आप ब्रश से अप्लाई कर सकते हो, ब्रश से अप्लाई कर लेना है, एज ए मास्क अप्लाई करना है, उसको आधे घंटे के लिए छोड़ना है। और उसके बाद आपको जैसे ही आधा घंटा हो जाता है आपको रिंस आउट करना है, वॉश आउट नहीं करना, ठीक है। तो आपको करना कितनी बार है, पहले जो मैंने एलोवेरा बताया वो आप रूटीन में यूज कर सकते हो, डेली यूज कर सकते हो उसको। अब जो एग वाला मैं होम रेमेडीज आपको बता रही हूँ वो आपको कब यूज करना है, ट्वाइस ए वीक, हफ्ते में आपको 1 बार यूज करना है, ज्यादा यूज नहीं करना गाइस, हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ 1 बार यूज करना है। उसके बाद आती है बात हमारे बनाना की। बनाना हम लोग खाते हैं, एक अच्छा पका हुआ केला लेना है आपको। तो ये भी एक बहुत अच्छा, बहुत अमेजिंग एलिमेंट्स है जो ओपन पोर्स को श्रिंक करता है। एक पका हुआ आपको केला लेना है, उसको छील लेना है, पील कर लेना है, उसके अंदर का जो पार्ट है वो लेना है, उसको अच्छे से मैश करना है, अच्छे से उसको मैश करके लाइक के मास्क, लाइक के पैक उसको बना लेना है। उसको आपने क्या करना है, अप्लाई करना है पैक की तरह, फेस पे एक पैक की तरह अप्लाई करना है और उसको क्या करना है 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। फिर उसको रिंस करना है, वॉश आउट नहीं करना, मैं बार बार बोल रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ रिंस करना है। 1 दिन छोड़ के अगले दिन उसको यूज करना है, ठीक है गाइस, 1 दिन छोड़ के अगले दिन उसको यूज करना है आपने। इसमें होता क्या, ये एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें पोटेशियम होता है जो स्किन को रेजुनेट करता है। रेजुनेट मतलब यंग दिखाता है, यंग लगता है, टाइटनेस आ जाती है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये टाइट करता है, टाइटनेस आती है, टाइटनेस आने से क्या होता है, हमें यंग दिखता है, हमारा फेस क्या है, हमारी स्किन क्या है, हमें यंग दिखती है, रेजुनेट करता है, यंग दिखाता है। हम करिए यूज करके देखना। हाँ, अगर आपकी स्किन में कोई कॉम्प्लिकेशन है या आपकी स्किन सेंसिटिव है या कुछ भी है तो थोड़ा सा उसको अवॉइड करना, थोड़ा ध्यान से यूज करना। मैं बार बार बोल रही हूँ, मेरे कहने के ऊपर आप करना स्टार्ट मत कर देना, पहले आपको अपनी स्किन की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है गाइस। पहले अपनी स्किन को देखना है आपने कि हमारी स्किन एबल है या नहीं है, स्किन की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तभी हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि स्किन की नॉलेज होती नहीं है, बट वो कुछ भी उठा के, कोई मलाई यूज़ कर रहा है, कोई कच्चा दूध यूज़ कर रहा है, कोई सीधा नींबू रगड़ रहा है, कोई आइस क्यूब लेता है और सीधा रगड़ना स्टार्ट कर देता है। अब आइस क्यूब का क्या होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ मेरे एक क्लाइंट ही हैं जो मुझे बताते होते थे कि मैं आइस लगाता हूँ, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अगर वो कहीं मेरे साथ हैं तो प्लीज़ ध्यान देना। तो मैं आपको बात बताती हूँ नेक्स्ट होम रेमेडीज की। इसका मैंने आपको बताया कि एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें पोटेशियम होता है, स्किन को रेजुनेट करता है, स्किन को यंग दिखाता है। अब बात करते हैं हम जोजोबा ऑयल की। गाइस, ये जोजोबा ऑयल एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब हम बात करते हैं, अब ऑयल नाम से ही आपको लगेगा कि एक तरफ तो मैडम बता रही हैं कि स्किन हमारी ऑयली होती है तभी जाके ओपन पोर्स होते हैं, कॉम्बिनेशन 2 ऑयली होती है। मैं पहले ही अपने आप ही क्वेश्चन करके अपने आप ही आपको आंसर दे देती हूँ ताकि आपके मन में कोई शंका ना रहे। जोजोबा ऑयल क्या है, जो हमारी स्किन के अंदर जो ऑयल है, ये जोजोबा ऑयल बिल्कुल उसके सिमिलर है। ये ग्रीसी नहीं है, ये चिपचिपा नहीं है, बशर्ते कि ये आपको ओरिजिनल मिलना चाहिए। ये बहुत कॉस्टली होता है, थोड़ा सा आता है, बहुत कॉस्टली आता है, बट ओरिजिनल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है और ये एक रामबाण की तरह काम करता है ओपन पोर्स के लिए। तो गाइज, अगर आपको जोजोबा ऑयल कहीं मिलता है बट प्रोडक्ट जो है वो ओरिजिनल होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि ओरिजिनल प्रोडक्ट मार्केट में बाद में लॉन्च होता है, बाद में आता है, कॉपी उसकी पहले आ जाती है। तो सो गाइज, अपने प्रोडक्ट पे जरूर ध्यान देना है कि प्रोडक्ट ओरिजिनल है या नहीं। इस चीज़ का आपने बहुत अच्छे से ध्यान देना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है।
तो मैं बात कर रही थी जोजोबा ऑयल की। वन ऑफ बेस्ट होम रेमेडीज आपको बता रही हूँ, ये बहुत अच्छी रेमेडीज है, बहुत अच्छी चीज है ये स्किन के नेचुरल ऑयल के बराबर होता है, सिमिलर होता है, ग्रीसी नहीं होता, पैच नहीं बनाता, ऑयल को ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करता, ये जो है हमारे अंदर वही होता है। ये ओपन पोर्स के साइज को रिड्यूस करता है, ओपन पोर्स का जो साइज होता है ना उसको अपने आप ही उसको कम करते थे। एक अच्छा क्लिनजर भी है ये, अगर हम बात करें ना कि ये एक सिर्फ ऑयल ही है, नहीं, एक अच्छा क्लिनजर भी है, फेस को क्लीन भी बड़े अच्छे ढंग से करता है। और बात करती हूँ अपना इसको कि यूज हमें कैसे करना है, इसको क्या करना है। फ्यू ड्रॉप्स, कुछ बूंदे ही हमें इसकी लेनी है, 2-4 बूंदे हमें इसकी लेनी है, फेस पे इसको लगाना है, स्प्रेड करना है एंड जेंटल मसाज करनी है। लाइक जैसे हम एलोवेरा की बात कर रहे थे, जेंटल मीन्स पेनिट्रेट करना है उसको, जस्ट बहुत सारा भर भर के नहीं लगाना, फ्यू ड्रॉप्स, कुछ ड्रॉप्स ही लेनी है और फेस पे स्प्रेड करना है, जेंटल मसाज करनी है, सर्कुलर मोशन में करनी है, क्लॉकवाइज करनी है, एंटी क्लॉकवाइज करनी है, मीन पेनिट्रेट करना है। पेनिट्रेट का मतलब मर्जिंग, अच्छे से स्किन के अंदर आपके ये जाना चाहिए। अब ऑयल की बात करिए तो ये अच्छे से स्किन के अंदर क्यों जाना चाहिए, क्लोग्ड पोर्स को अनक्लोग्ड करता है। क्लोग्ड पोर्स की डेफिनेशन मैंने पहले भी दी थी कि क्लोग्ड पोर्स क्या होते हैं, रिपीट कर देती हूँ कि जो पोर्स हमारे गंदगी से भरे हुए होते हैं, डस्ट से भरे हुए होते हैं, उनको हम क्लोग्ड पोर्स बोलते हैं। तो उनको अनक्लॉग्ड करता है, क्लीन करता है, वॉश करता है, अनक्लॉग्ड करता है, ये जोजोबा ऑयल है। इतने अच्छे गुण हैं इसके अंदर, इतने बेनिफिट्स हैं इसके अंदर। तो अब मैंने आपको बता दिया कि इसको यूज हम कैसे करते हैं, और यूज करने के बाद हम इसको क्या करना है, हमें इसको छोड़ना है, हमें होल नाइट में सोते समय इसको हमने यूज करना है। पेनिट्रेट किया, इसको छोड़ दिया, होल नाइट आप छोड़ दो इसको। मॉर्निंग में आप इसको एज यूजुअल जैसे आप वॉश करते हो वॉश कर सकते हो, इसको रिंस आउट करने की नीड नहीं है। होल नाइट वो आपको आपके पोर्स को अनक्लॉग करेगा, क्लीन करेगा, आपको सूदनेस देगा, दैट्स इट। उसके बाद हम बात करते हैं बेकिंग सोडा। ये भी बहुत अच्छा बहुत अच्छी रेमेडी है, ये सबके पास होता है, फीमेल सब रखती हैं, किचन में हमारे पास होता है बेकिंग सोडा। तो इसका हमने क्या करना है, सबसे पहले तो बेकिंग सोडा हमारे पीएच लेवल को मेंटेन करता है। अब बात आती है पीएच लेवल की, कभी नया टॉपिक लेके आऊंगी आपके पास, स्किन का पीएच लेवल, अल्कालाइन और एसिडिक। अल्कालाइन मीन्स ड्राई, एसिडिक मीन्स मॉइस्चर। तो अल्कालाइन और एसिडिक, तो उसके बीच का जो पार्ट होता है वो है न्यूट्रल, वो हमारा एक्चुअल जो पीएच लेवल है उन दोनों के बीच का वो है, न्यूट्रल है। तो हमें नीड है, जब हमारी स्किन न्यूट्रल होती है, ना तो वो अल्कालाइन की तरफ होती है और ना ही वो एसिडिक की तरफ होती है, ना तो वो ड्राई होती है ना तो वो ऑयली होती है, तो क्या होता है वहाँ पे हमारा पीएच लेवल एक्यूरेट होता है, वहाँ हमारी स्किन एकदम से अच्छी होती है, गुड स्किन हम बोल सकते हैं उस स्किन को। तो हमें अपने पीएच लेवल को हमेशा बैलेंस्ड रखना चाहिए, हमेशा बैलेंस्ड रखना चाहिए। तो फिर कभी नया टॉपिक लेके आपके पास पीएच लेवल के बारे में आऊँगी। तो गाइस अभी के लिए नहीं, अभी के लिए थोड़ा सा चिटपुटी बता रही हूँ आपको। तो अब हमें क्या करना है कि बेकिंग सोडा जो है मोस्ट प्रोबेबली पहले वो हमारी पीएच लेवल को बैलेंस करता है, बट गाइस बेकिंग सोडा हर किसी को सूट नहीं करता, आप ध्यान रखना। बेकिंग सोडा हर कोई यूज मत करना, सेंसिटिव स्किन है तो आप मत यूज करना उसको। बेकिंग सोडा थोड़ा सा इचनेस कर सकता है, थोड़ा सा आपको हर्ष कर सकता है, बट एक अच्छी रेमेडी है, ध्यान से यूज करना। वैसे तो मैं यही कहूंगी कि कोई भी रेमेडीज अगर आप यूज करते हो तो ध्यान से करनी है, अकॉर्डिंग टू स्किन करनी है। बट अगर बेकिंग सोडा आप कर रहे हो तो बेकिंग सोडा आपको अच्छे से ही यूज करना है, ध्यान से ही यूज करना है। तो ये एक अच्छा पीएच लेवल को मेंटेन करने का एक अच्छी रेमेडी है, प्लस में अच्छा एक्सफोलिएट
एक्सफोलिएटर है। एक्सफोलिएटर की मैंने अभी बात की थी, अभी मैंने सारा इसका वो किया था कि एक्सफोलिएटर होता क्या है। मीन्स स्क्रब, एक्सफोलिएट करना, डेड स्किन को रिमूव करना। तो ये हमारी डेड स्किन को भी रिमूव करता है, एक्सफोलिएटर है ये, अच्छे लाइक ए स्क्रब भी यह काम करता है, डेड सेल को हमारे रिमूव करता है। अब यहाँ डेड सेल का या हमारे सेल्स कितने टाइप के हैं और ये डेड सेल, ये सेल्स हमारे कितने बनते हैं, कितने रिमूव होते हैं एंड अगेन रिप्लेस होते हैं, ये भी टॉपिक लेके कभी आपके सामने जरूर आऊंगी। तो हम स्किन के बारे में थोड़ी सी अपनी नॉलेज होनी चाहिए। तो अब मैं बात करूंगी डेड सेल को रिमूव करते हैं हमारे डेड सेल। अब आप सोचोगे कि डेड सेल होते क्या, हमारी स्किन के अंदर लॉट ऑफ सेल्स होते हैं, 300 से 400 मिलियन सेल्स हैं जो डाई होते हैं, जो मरते हैं। तभी हम कहते हैं कि क्लिनजिंग करनी चाहिए, तभी हम कहते हैं कि एक्सफोलिएशन करनी चाहिए। एक एज लिमिट होती है जब तक हमारा सर्कल अच्छे से चलता है, जब हमारे सेल अपने आप ही डाई होते हैं, अपने आप ही नए बनते हैं। ये पूरा कभी आपसे टॉपिक साझा करूंगी मैं। तो मैं बात कर रही हूँ अभी के लिए फिलहाल जो डाई सेल्स हैं उनको अच्छे से रिमूव करता है बेकिंग सोडा। तो मैंने अभी आपको बताया कि 300 मिलियन सेल्स हैं जो डाई होते हैं, जो मरते हैं मतलब रिमूव होते हैं। कुछ अपने आप रिमूव हो जाते हैं, कुछ रिमूव नहीं होते, तो हमें उनको रिमूव करना पड़ता है। जो लोग बोलते हैं, मैंने पहले भी बोला था, अभी बोल रही हूँ कि जो लोग बोलते हैं ना कि मैं तो कुछ यूज नहीं करती, मेरी स्किन तो सुटेबल ही नहीं है, मेरी स्किन तो इतनी ज्यादा सेंसिटिव है कि मुझे नीड ही नहीं है, मेरी स्किन इतनी यंग है कि मुझे नीड ही नहीं है कि मैं कोई फेस वॉश यूज करूं या फिर मैं कोई वॉश यूज करूं, मुझे नीड नहीं है, मैं सिर्फ खाली पानी ही लगाती हूँ अपनी फेस को, मैं कभी फेशियल नहीं लेती, मैं कभी भी कोई ब्लीच नहीं लेती, या मैं कभी भी कोई क्लिनजिंग नहीं करवाती, या मैं कभी कोई क्लीन अप नहीं लेती। तो गाइस ये चीज गलत है। नीड है हमें, क्योंकि हमारे सेल्स देखो 300 मिलियन सेल्स जो हमारे डाई होते हैं 1 मिनट के अंदर, और कुछ सेल्स हैं हमारी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। यंग एज में ये अपने आप, हमें नीड नहीं पड़ती, यंग एज में अपने आप रिमूव हो जाते हैं, अपने आप नए सेल्स बन जाते हैं। बट एक एज आती है, जो मैंने पहले एग्जांपल दिया, एक एज जब हमारी एज बढ़ना शुरू हो जाती है, यंग एज हमारी ओनली 25 ईयर तक होती है गाइस। इसके बाद हम कह सकते हैं कि अब हम बूढ़े होने की तरफ जा रहे हैं। 25 ईयर की एज होती है जब तक हम अपने आप को यंग कह सकते हैं, उसके बाद हम बूढ़ा होना स्टार्ट हो जाते हैं, ये फैक्ट है। तो मैं बात कर रही थी डेड सेल्स की, डेड सेल को रिमूव करते हैं। तो मेनली फटाफट से आपको बताती हूँ कि डेड सेल को रिमूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है, करने चाहिए ये हमें। अगर आप डेड सेल को रिमूव नहीं करोगे, फेस वॉश यूज नहीं करोगे, फेशियल नहीं लोगे, या फिर आप एक्सफोलिएट नहीं करोगे, तो आपकी स्किन डल, डैमेज और ओल्ड दिखेगी। क्यों? क्योंकि उसका रीजन ये है कि आपकी स्किन पे डेड सेल चढ़े हुए हैं, एक लेयर बनी हुई है जो नेचुरल ब्यूटी को बाहर नहीं आने दे रही, जो क्लॉग्ड पोर्स को इन्विटेशन दे रही है। तो स्किन को ब्रीदिंग के लिए पोर्स को खुले रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, पोर्स को साफ सुथरा रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, स्किन को साफ सुथरा रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हमारी स्किन डल, डैमेज ना दिखे, उन पे लेयर्स ना आए। गाइस आपने कानियन देखा है, प्याज जिसको बोलते हैं, आप प्याज के ऊपर देखो कितनी लेयर्स होती हैं। कभी आप, आज तक तो आपने जैसे तैसे छीला होगा कोई बात नहीं, लेकिन अब आप उसको देखना, एक प्याज को पकड़ो, उस पर एक लेयर उतारो, उसके बाद दूसरी मिलेगी, दूसरी के बाद तीसरी मिलेगी, तीसरी के बाद चौथी मिलेगी, लॉट ऑफ लेयर, काफी सारी लेयर निकलती हैं। आपने देखा होगा कि लास्ट की एकदम से पतली सी लेयर दिखेगी जो व्हाइट होगी, एक झिल्ली की तरह होती है। सो गाइस सेम एज हमारी स्किन की लेयर्स होती हैं। इस टॉपिक पे बात करूंगी कि कई लोग बोलते हैं कि हमारी स्किन में, यार आपकी स्किन तो बहुत पतली है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, पिगमेंटेशन की बात ही कर लो तो पिगमेंटेशन पे मैं बात करती हूँ कि जिनको ब्लेमिशेस आ जाती हैं, यार ये ब्लेमिशेस तो आपकी नहीं जाएंगी क्योंकि आपकी स्किन बहुत पतली है, इसी वजह से आपकी ब्लेमिशेस आई हुई हैं, इसी वजह से आपकी ब्लेमिशेस रिमूव नहीं हो पा रही हैं बिकॉज ऑफ आपकी स्किन बहुत पतली है। नहीं गाइस, ऐसा नहीं है। हर एक पर्सन की, हर एक बंदे की स्किन अलग है। ये मैं बताती हूँ आपको, 17 से लेके 21 लेयर होती हैं हमारी, किसी में 17 है, किसी में 21 लेयर्स है। तो गाइस ये चीज डिपेंड नहीं करती आपकी ब्लेमिशेस पे, ये चीज डिपेंड नहीं करती आपकी पिगमेंटेशन पे, आपकी
लेयर आपकी स्किन पतली है तो ये पिगमेंटेशन नहीं जा सकती, या पिगमेंटेशन आने का रीजन ही सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपकी स्किन पतली है। मैंने ठीक है गाइस, तो इन चीज़ों को आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। ये कभी टॉपिक लेके आऊँगी, फिर मैं दोबारा की स्किन के बारे में, होल स्किन के बारे में आपको नॉलेज दूंगी, आपको बताऊंगी कि कितनी लेयर्स होती हैं, कैसे डेड सेल बनते हैं, कैसे रिमूव होते हैं, किन डेड सेल को रिमूव करने की हमें नीड होती है, किस किस चीज़ से हमारे डेड सेल रिमूव होते हैं। क्लींजिंग से होते हैं, डीप क्लींजिंग से होते हैं, फेशियल से होते हैं, ट्रीटमेंट से होते हैं, कहाँ हमें ट्रीटमेंट लेने की नीड है, कहाँ हमें फेशियल लेने की नीड है, कहाँ हमें क्लींजिंग की नीड है। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत हमें होती है, करना पड़ता है हमें अपनी स्किन को सुंदर बनाए रखने के लिए। आज कौन पर्सन है जो ये नहीं चाहता कि मैं मेरी ब्यूटी दिखे, अच्छा दिखूँ? कोई नहीं पर्सन ऐसा जो ये ना चाहता हो। हर एक को दिखना है, हर एक को सुंदर लगना है। तो सो गाइज, अगर आपको ऐसा है, आपकी विशेष ऐसी हैं, तो आप अपना थोड़ा सा स्किन पे ध्यान दीजिए, थोड़ी सी स्किन की आप अपनी नॉलेज रखिए। साथ साथ अब मैं अपने उन लोगों को भी बोलना चाहूँगी जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं कि अगर आपने कोई स्किन से रिलेटेड कोई बात करनी है, या स्किन से रिलेटेड कोई कोर्स करना है, या अपने हेयर से रिलेटेड या मेकअप से रिलेटेड, हमारी क्लासेस अब स्टार्ट हो रही हैं। हम एक प्लान कर रहे हैं, बड़ा अच्छा सा प्लान होगा जिसमें आप कुछ भी डालेंगे, हम उसको आपको वाउचर दे देंगे कि ये चीज़ है, तो आप उसको हमें डीएम कर सकते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो। तो उसका टाइम हम सेपरेटली रखेंगे, वो जूम ऐप पे या फिर कहीं और किसी ऐप पे चलेगा ये लाइव। बट ये लाइव जो फ्री लाइव है, फ्री सेशन है, जो ये अगर आपकी कोऑपरेशन मुझे ऐसे मिलती रही तो मैं आती रहूँगी बार बार, अगेन एंड अगेन आपके सामने इन टॉपिक्स को लेके, कुछ चीज़ों को लेके आती रहूँगी। बट गाइस, आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। अगर मैं आती हूँ, मैं सिंपल बोलती रहती हूँ तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे भी अच्छी नहीं लगती। अगर आप साथ में कोऑपरेट करके कोई एक अच्छा टॉपिक उठाते हो तो उसमें एक अलग मजा आता है। वो अच्छा लगता है कि हम उस टॉपिक पे, किसी ने हमसे ये टॉपिक पूछा है या किसी ने हमसे ये क्वेश्चन किया है तो हम उसका आंसर दें। वो चीज़ अच्छी लगती है, वो टॉपिक अच्छा भी लगता है। सिर्फ सुनो मत। अगर आपको कुछ लगता है, आपको कोई प्रॉब्लम दिखती है कि हमें ये कुछ है, ये प्रॉब्लम है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, आप क्वेश्चन में पूछ सकते हो, डीएम कर सकते हो, आप अपना कमेंट में पूछ सकते हो। अभी आप कमेंट कर सकते हो, कुछ है ऐसा तो मैं आपको उसकी क्लैरिटी दूंगी। अभी आपको उस टॉपिक को क्लियर करके बताऊंगी कि यहाँ ये प्रॉब्लम है। अगर आप अपनी स्किन के बारे में भी जानना चाहते हो तो आप अब भी मुझे कमेंट में पूछ सकते हो कि मेरी स्किन टाइप इस टाइप से है, तो उसका आंसर मैं आपको दूंगी कि कहाँ आपकी प्रॉब्लम है, क्या चीज़ आपको चाहिए, किस चीज़ की आपको नीड है। आप अभी क्वेश्चन कर सकते हो मेरे से, ठीक है। तो गाइस, अभी मैंने बात की थी बेकिंग सोडा की। एंटीबैक्टीरियल है, अच्छा क्लेंजर है, एक्सफोलिएटर है, और ये हमारे डेड सेल को रिमूव करता है। उसके बाद गाइस बात आती है, अब मैंने बेकिंग सोडा की आपको बताई। एक बात यहाँ और बता देना चाहती हूँ, मैंने आपको एक चीज़ और नहीं बताई कि मेक श्योर कि जो बेकिंग सोडा में आप वाटर यूज़ कर रहे हो वो वाटर आपका वार्म होना चाहिए, तभी वो बेकिंग सोडा एक्टिव होगा, तभी वो काम करेगा। ठंडे पानी में वो काम नहीं करेगा। तो आप वार्म वाटर के अंदर उसको लेना है। यूज़ कैसे करना है, आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको बेकिंग सोडा लेना है, 2 टेबलस्पून आप बेकिंग सोडा लो, 2 टेबलस्पून आपको वार्म वाटर लेना है। उसके अंदर उसको अच्छे से मिक्सिंग करनी है, उसकी एक अच्छे से पैक बना लेना है। उस पैक को आपने फेस पे अप्लाई करना है। 30 सेकेंड, ओनली 30 सेकेंड आपको उसकी मसाज करनी है, जेंटल मसाज करनी है, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज, और उसको उसी टाइम ही रिंस करना है। इसको छोड़ना नहीं है, उसी टाइम ही रिंस करना है। सिर्फ और सिर्फ 30 सेकेंड आपको इसकी मसाज करनी है, जेंटल करनी है, वो भी जोर जोर से प्रेशर देके नहीं करनी। मसाज कोई भी आप अपने फेस की कर रहे हो तो गाइस, हर किसी जगह पे मैं बात करना चाहूँगी कि बहुत जोर जोर से नहीं करनी। क्यों? उसका रीज़न भी है, क्योंकि हमारी स्किन में बहुत सारे टिश्यूज़ हैं जो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं। कुछ पार्ट्स हैं हमारे फेस के जो बहुत ज़्यादा डेलिकेट्स होते हैं, उसके अंदर जो टिश्यू होते हैं
वो डेलिकेट होते हैं, जैसे इलास्टिसिटी होगी, कोलाजन हो गया, ये सब चीज़ें बहुत ज़ोर ज़ोर से अगर हम सब कुछ करते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमें हार्श कर जाती हैं, हार्म कर जाती हैं, टिश्यू हमारे कहीं ना कहीं डैमेज हो जाते हैं। तो गाइस इन चीज़ों का आपने बहुत ध्यान रखना है। हर किसी के बस की ये बात नहीं है, हर कोई उठ के मसाज नहीं कर सकता, हर कोई उठ के ये काम नहीं कर सकता। जिसको नॉलेज है आप उसी से ही करवाएं, बार बार बोल रही हूँ। उसके बाद गाइस यूज़ इसको कैसे करना है, 3 दिन में एक बार यूज़ करना है इसको गाइस, सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में एक बार इसको यूज़ करना है। अब मैं बात करती हूँ जो मैंने अभी बात बताई, डोंट डू। अगर आपके ओपन पोर्स हैं तो आपको क्या नहीं करना, क्या चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी है, क्या चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी है। सबसे पहली बात जो मैंने पहले ही बताया था, सर्टेन फेशियल स्क्रब, उसी के साथ रिलेटेड टॉपिक है। डोंट एवर एक्सफोलिएट योर फेस। आपको अपने फेस को एक्सफोलिएट नहीं करना, ओवर एक्सफोलिएट नहीं करना, पील नहीं करना, बार बार स्क्रब को यूज नहीं करना गाइस। लोग क्या करते हैं कि कोई भी स्क्रब ले लेते हैं और डेली उसको यूज करना स्टार्ट कर देते हैं गाइस, नहीं करना, आपको ऐसा नहीं करना है। इससे आपकी स्किन डैमेज होएगी, इससे आपके टिश्यू जो डेलिकेट टिश्यू हैं वो डैमेज हो जाएंगे। नहीं करना आपको, स्किन सेंसिटिव भी हो सकती है। मोस्ट ऑफ रीजन स्किन सेंसिटिव होने के यही आते हैं कि आप रूटीन में कोई भी एक्सफोलिएटर, कोई भी स्क्रब उठा के यूज़ कर रहे हो। तो गाइस मैंने पहले भी बताया था, फिर दोबारा से ये टॉपिक रिपीट हो रहा है, तो आप उसको यूज़ नहीं करना। डोंट बे स्किन टू सनलाइट। सनलाइट, यूवी रेस, इसके अंदर अपनी स्किन को बेयर नहीं रखना, स्किन को नगन नहीं रखना, अपनी स्किन को नंगा नहीं रखना। नंगा रखने का मतलब वही रिपीट कर रही हूँ कि बार बार वही नहीं, कपड़े से नहीं ढकना, चुन्नी से नहीं ढकना, ऐसा नहीं है। सन ब्लॉक यूज करना है, सनस्क्रीन यूज करना है, अपने फेस को एक कवर में रखना है, सनस्क्रीन लगा के, सन ब्लॉक लगा के, ताकि यूवी रेस हैं, जो सन रेस हैं, जो सूरज की रोशनी है, सूरज की जो किरणें हैं, वो आपकी स्किन को डैमेज ना कर सकें, वो स्किन को, आपकी स्किन को हार्श ना कर सकें। मोस्ट ऑफ रीजन ब्लेमिशेस का, पिगमेंट का यही है। जो लोग सन ब्लॉक यूज़ नहीं करते या जो लोग सनस्क्रीन यूज़ नहीं करते, मेन रीज़न यही होता है। उसके बाद आता है डोंट अप्लाई आइज डायरेक्टली ऑन योर फेस। कभी भी आइज को हम मोस्ट ऑफ क्या करते हैं, ये एक हमारी होम रेमेडीज, ये पता है मुझे, बहुत सारे लोग करते हैं, होम रेमेडीज है। मैं भी किया करती थी कभी कभी अपने टाइम में, जब मैं इस फील्ड से रिलेटेड नहीं थी ना, तो मैं भी किया करती थी, कर लेती थी कभी कभी। लोगों के पीछे लग के लोग बताते थे यार ये चीज़ यूज़ करनी चाहिए, कर लेती थी बिना सोचे समझे। तो कई लोग क्या करते हैं, मेरे कुछ क्लाइंट हैं जो यूज़ कर रहे हैं, बट वही ना कि बता के यूज़ कर रहे हैं, कि फिर हम उनको बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। डोंट डायरेक्ट यूज आइस डायरेक्टली ऑन योर फेस। आइस क्यूब लेते हैं हम, क्या करते हैं कि आइस क्यूब लेते हैं, उसको उठाते हैं, फेस पे रगड़ना शुरू कर देते हैं कि हमारे पोर्स मिनिमाइज हो जाएंगे, ऑयल की जो सिक्रेशन है वो थोड़ी कम हो जाएगी, ऐसा हम सोचते हैं। बट गाइस आपको ऐसा नहीं करना, बेशर्ते ये इस चीज़ से हम नकारा नहीं कर सकते कि आइस कोल्ड फैक्टर है जो वो हमारे पोर्स को रिलैक्स देता है, या पोर्स को मिनिमाइज करता है, या पोर्स को श्रिंक करने में हमारी हेल्प करता है, बेशर्ते करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट उसका यूज करने का भी कोई तरीका होता है, यूज करने का कोई ढंग होता है। अभी मैंने डेलिकेट टिश्यू की बात की, हमारी आईज के अराउंड, हमारे नोज के अराउंड बहुत ज़्यादा डेलिकेटेड टिश्यू होते हैं, बहुत महीन होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, जो हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिनको हम डैमेज कर देते हैं नॉलेज ना होने की वजह से। तो गाइस हमें क्या करना है, आइस को यूज़ तो करना है, यूज़ कर लो, कर सकते हो, बट ध्यान से यूज़ करना है, लेकिन बहुत ओवर नहीं करना, बार बार नहीं करना। कभी कभी कर सकते हो, हफ्ते में एक आधी बार कर सकते हो, बट उसको यूज़ अगर आप कर रहे हो ना, तो उसको इस वे में करो कि डायरेक्ट आइस क्यूब यूज़ मत करो। डायरेक्ट आइस क्यूब लिया, लगाना शुरू कर दिया, या आपको उसके प्रेशर का नहीं पता कि कैसे लगाना है। डायरेक्ट आइस क्यूब तो आप बिल्कुल ही मत लगाओ, आइस तो बिल्कुल ही नहीं लगानी डायरेक्ट। तो
अगर आपने आइस लगानी भी, आपकी इच्छा है कि थोड़ा रिलैक्स मिले मुझे, तो उसको किसी टॉवल में या किसी मतलब मोटे कपड़े में उसको रैप करके बहुत जेंटल लगाओ, और कुछ टाइम के लिए ही लगाना है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, रूटीन में नहीं लगाना उसको। इसके अलावा अगर आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो तो इसको अवॉइड करके आप अगर कोल्ड कंप्रेशन दे सकते हो तो बहुत ही ज़्यादा बेटर है। जो लोग ब्यूटिशियंस हैं या जो लोग इसका काम कर रहे हैं, इस फील्ड में हैं, जो लोग इसका काम कर रहे हैं, जूम कर रहे हैं, तो उनके पास जो स्टीमर होता है उसमें साथ साथ कोल्ड कंप्रेशन भी होता है, तो हम उसके अंदर वाटर ऐड करके कोल्ड कंप्रेशन कर सकते हैं, कोल्ड कंप्रेशन लगा सकते हैं। वो बहुत ही अच्छी चीज़ है पोर्स के लिए, इन लार्ज पोर्स के लिए वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, बट एक लिमिट में। ये नहीं कि मैंने वो बता दिया तो आप हर रोज उसको करना स्टार्ट कर दो, और उससे तो यार मजा ही बहुत आता है, हम तो आधा आधा घंटा भी कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना, उसकी भी कोई टाइम लिमिट होती है, कुछ देर के लिए होता है, कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए होता है, ज़्यादा नहीं करना। हर चीज़ ज़्यादा खराब करती है। तो अब दूसरी बात क्या होती है कि जो आइस क्यूब है, जो आइस जो हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं, ये हमें कहीं ना कहीं और तरीके से भी बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। इसका साइड इफेक्ट और क्या हो सकता है? एक तो टिश्यू है, जो डेलिकेट टिश्यू है उनको हार्श कर देता है, ये डेलिकेट टिश्यू हमारे डैमेज हो जाते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंटरनली भी हमें आ सकती है, जब हम ज़्यादा देर तक उसको रगड़ते रहते हैं। आप सबको पता है कि हमारी स्किन के अंदर ब्लड वेन्स हैं, जहाँ से हमारा ब्लड का फ्लो चलता है। तो अगर हम आइस क्यूब को ज़्यादा, आपने देखा होगा कि अगर हमारे कहीं कट लग जाता है तो देसी हम क्या करते हैं, देसी नुस्खे हम यूज़ कर लेते हैं, यार ये ब्लड निकल ही रहा है, ये बह ही रहा है, ये बंद नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं, आइस क्यूब वहाँ यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है वो, अब आपने देखा होगा कि जहाँ हम आइस क्यूब स्टार्ट करते हैं वहाँ ब्लड का हमारा एक ब्लड वहाँ जमना शुरू हो जाता है, ब्लड थोड़ा सा उसका फ्लो बंद हो जाता है। सेम ऐसा है अगर हम अपने फेस पे, अपनी स्किन पे आइस क्यूब को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बहुत लंबे टाइम के लिए यूज़ कर रहे हैं, डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो ब्लड का जो फ्लो है वो हैम्पर हो जाएगा। मीन्स हमारा ब्लड का फ्लो बंद होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ब्लड का फ्लो बंद होता है, कहीं से भी बंद होता है, तो आपको पता है कितनी बड़ी प्रॉब्लम, कितना बड़ा इशू खड़ा हो जाता है। हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, कई सर्जरीज करवानी पड़ती है, बहुत कुछ हो जाता है। तो सो गाइस, आप इसको बड़े ध्यान से कीजिए, छोटा लेकर मत चलिए। हर किसी को कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती, नॉर्मल कोई भी चीज़ नहीं होती। जब तक हमें उसकी नॉलेज नहीं है, हमें नहीं करना चाहिए। विद नॉलेज ही आप जो भी करते हो, अपनी स्किन के साथ खेलना है तो विद नॉलेज ही खेलो, तब जाके आपको कहीं अच्छा लगेगा, तब जाके आपको बेनिफिट उस चीज़ का हो सकता है। तो अब बात आती है कि क्या होम रेमेडीज हमारे पोर्स, जो हमारे पोर्स हैं, इन लार्ज जो पोर्स हैं, क्या परमानेंटली वो हम उससे पीछे छुड़वा सकते हैं होम रेमेडीज करके? हम होम रेमेडीज, आपने देखा होगा, आपने सोचा होगा कि मैडम ने होम रेमेडीज बता दी, चलो होम रेमेडीज करते हैं, ओपन पोर्स से पीछे छूट जाएगा। अब एक क्वेश्चन और खड़ा होता है यहाँ पे कि क्या होम रेमेडीज, सिर्फ और सिर्फ होम रेमेडीज हम करके, हम बनाना लगा के, हम कुकम्बर लगा के, हम मुल्तानी मिट्टी लगा के, या हम एग लगा के, या हम ये सब चीज़ें करके अपने आप को परमानेंटली हमारे पोर्स को शिंक कर सकते हैं? गाइस नहीं कर सकते। ये वही चीज़ है जैसे हमें फीवर होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें क्या करता है, इंजेक्शन लगाता है। इंजेक्शन लगाने के बाद हमें क्या देता है, वो हमें टेबलेट्स देता है, घर के खाने के लिए मेडिसिन देता है, दवाइयाँ देता है, हमें वो खानी पड़ती हैं, तब जाके हम प्रॉपरली ठीक होते हैं, तब जाके हमारी रिकवरी होती है। सेम एज गाइस, ये सेम एज है। रेमेडीज जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, कुछ टर्म के लिए होती है कि आगे बढ़ ना सके या फिर हम उसको वहाँ पे रोक सकें, वो उस टाइम के लिए होती है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होती। अगर आपने परमानेंटली उसका कोई सोल्यूशन निकालना है, आपके ऊपर पोर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, पिट्स दिख रहे हैं और क्लॉग्ड हो चुके हैं, तो आपको होम केयर यूज़ करना होगा, किसी अच्छे ब्रांड का होम केयर यूज़ करना होगा। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ आप हमसे होम केयर लीजिए। आप होम केयर में हम क्या कर सकते हैं, रूटीन में हमारा फेस वॉश ज़रूरी है, जो हमें क्लींजिंग देगा, जो हमारे डेड सेल को रिमूव करता है, कुछ % पे वो डेड सेल को रिमूव करेगा। फिर
सेकेंडली जो हमारा आता है मॉइस्चर लेवल, जो स्किन हमारी ग्लोइंग होती है, मॉइस्चर का अंदर हमारे होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि स्किन हमारी डिहाइड्रेट हो जाती है, तो डिहाइड्रेशन को ख़त्म करने के लिए हमें मॉइस्चर की नीड होती है। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि हमें अपनी स्किन को नंगा नहीं रखना, हमें अपने फेस को नंगा नहीं रखना, हमें सन के एक्सपोजर से हमें बचना है। वो कैसे बचना है, वो है हमारा SPF। आप किसी भी ब्रांड का लगा सकते हो, यूज़ कर सकते हो, बट ये 3 चीज़ें हमारे लिए लाइक टेबलेट हैं जो हमें लेनी है, जो हमें यूज़ करनी है। अगर हम ये चीज़ें अच्छे से अकॉर्डिंग टू स्किन यूज़ करते हैं तो हमें ये इश्यूज नहीं आते, हमारी स्किन पे कंसर्न नहीं आते। कंसर्न मीन छोटी छोटी जो प्रॉब्लम आ जाती हैं वो नहीं आती, जिनको लेके हमें ब्यूटिशियन के पास भागना पड़ता है या फेशियल लेने पड़ते हैं या ट्रीटमेंट लेने पड़ते हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं आती। तो गाइस सिर्फ और सिर्फ होम रेमेडीज़ के से आपकी जो ओपन पोर्स हैं, जो लार्ज पोर्स हैं, वो परमानेंटली ख़त्म नहीं हो सकते। अगर बहुत बड़े बड़े हैं तो उसका आपको अच्छा होम केयर यूज़ करना पड़ेगा, सर्विस लेनी पड़ेगी, ट्रीटमेंट करवाना तक पड़ सकता है उसके लिए, अगर आपने परमानेंटली उसको ख़त्म करना है, परमानेंटली उसको श्रिंक करना है। गाइस इसको हम बंद नहीं कर सकते, ये वाइटल है, ज़रूरी है हमारे लिए हमारे फेस पे पोर्स होना, बट पोर्स दिखने नहीं चाहिए। वो दिखे तभी जब हम किसी स्पेकवाइजर में या किसी चीज़ में देखते हैं, वो तभी दिखने चाहिए। नंगी आंख से वो हमें नहीं दिखने चाहिए। मान लो मैं आपके सामने हूँ तो मेरे पोर्स आप लोगों को, सेकंड पर्सन को वो दिखाई नहीं देने चाहिए। ये हमारी ब्यूटी है। तो गाइज अब मेरा टॉपिक यहीं क्लोज होता है। नया टॉपिक लेके मैं आपके पास फिर आऊँगी, फिर आपसे मिलूँगी, आपको ज्वाइन करूँगी। तो आप इसी तरह प्यार बनाए रखना अपना। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आप कोई मेरे साथ अब ऑनलाइन आना चाहता है तो आप आ सकते हो, लाइव आना चाहते हो तो आप लाइव आ सकते हो, कोई क्वेश्चन करना चाहते हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। मैं 5 मिनट के लिए आपकी वेट कर रही हूँ। जैसे पहले आई थिंक विकास मरवाहा जी थे जो लाइव आना चाह रहे थे, तो मरवाहा जी अब आप आ सकते हो अगर आपने आना है, या कोई और भी पर्सन अगर कोई लाइव आना चाहता है, किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हो। अगर आपने वैसे कोई बात करनी है तो वो कर सकते हो, मीन्स टॉपिक के रिलेटेड, वैसे बातें नहीं। वैसे बातें हम फ़ोन पे भी कर सकते हैं, तो हम लाइव उन बातों के लिए नहीं आते गाइस। एनी पर्सन कोई चाहता है या कोई क्वेश्चन करना चाहते हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। गाइस मैं आपको फिर अगेन बता रही हूँ कि हमारे कोर्सेज भी स्टार्ट हो रहे हैं, हमारी क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। हम वाचर अपना डालेंगे, आप देख सकते हो। उसका एक अलग टाइम रहेगा और एक ऐप रहेगी जिस पे हम वो करेंगे। उसमें पूरी डिटेल के साथ आपको सब कुछ करवाया जाएगा, वो हम एक अलग से प्लान करेंगे। ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लाइव में। फिर ज्वाइन करना, नेक्स्ट लाइव में मिलेंगे आपको एक अलग से कुछ नया, कुछ अलग लेके। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए। ओके बाय बाय।